तो आज की वीडियो में सीखेंगे 10 टिप्स के बारे में। अगर हाउ टू रिड्यूस जो क्रैक्स होते हैं, जो अवॉइड होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं आपके प्लास्टर के अंदर में। आपने देखा हो जो प्लास्टर के अंदर में क्रैक्स आने लगते हैं, जैसे कि आपने प्लास्टर किया तो फ्यूचर में नेक्स्ट डे या फिर फ्यूचर में क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि जो प्लास्टर होता है, पेंट होता है, वो भी ख़राब होने लगता है, प्लस उसमें भी क्रैक्स आने लग जाते हैं। आउटर वाल होती है तो आउटर वाल में सबसे ज़्यादा क्रैक्स आते हैं। तो वो ये रीज़न होता है कि एक तो आपका जो मोटर होता है वो उसमें कमी होती है, दूसरा आपका जो क्यूरिंग होती है प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, और थर्ड आपका ये रहता है कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन रहता है, जो आपकी गर्मी की वजह से जो रहता है आपका जो सन रेज होती है, जो धूप की किरणें होती हैं वो डायरेक्ट आपके प्लास्टर पड़ती है। वहाँ से क्या होता है कि ज़्यादा हीटिंग की वजह से ज़्यादा एयर वॉइड्स जो रहते हैं प्लास्टर के अंदर में, उससे जो प्लास्टर होता है उसमें क्रैक्स आना बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इंटरनल वाल में इतने क्रैक्स नहीं आते, बट लेकिन आउटर वाल में ज़्यादा चांस आते हैं। बहुत छोटे जगह जगह क्रैक्स आएंगे, बट लेकिन जो इंटरनल वाल है, इंटरनल वाल पे आपके जॉइंट्स में क्रैक आपको दिखेंगे, प्लस आपके जो वाल टू वाल जॉइंट्स होती है, जैसे आपकी कोई ये आपका रूम होता है तो सबसे ज़्यादा जॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्लस आपको जो डोर एंड विंडो होती है उसके पास में आपको क्रैक्स देखने को मिलते हैं, और प्लस आपका जो प्लेन बीम होती है तो उसके बाद में ऊपर से क्रैक्स आने का चांस रहता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि उन क्रैक्स को कैसे कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्रिक जॉइंट। तो ब्रिक जॉइंट एंड ब्रिक वाल टू वाल कि मैं जो लिख कर लेकर आता हूँ, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप लिखते क्यों। तो जो मेरे लिखने का मेन पर्पज़ रहता है, काफ़ी लोग आउटर देश मतलब कि कोई जिसको हिंदी नहीं समझ में आती है तो वो फॉलो कर सकते हैं रिटर्न टेक्स्ट को। प्लस काफ़ी ये भी होता है कि समझने के साथ साथ में वो रिटर्न टेक्स्ट को भी थोड़ा समझ लेंगे, ताकि वो आसान शब्दों में आपको, आसान लैंग्वेज में आपको समझ सके। ठीक है, जैसे कोई बंगाली होता है, फिर अपना कोई आउट ऑफ सिटी का होता है, तो वे आसानी से इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ के वो फॉलो कर सकते हैं इन टेक्स्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्रिक्स जॉइंट एंड ब्रिक वाल टू वाल कनेक्शन क्या रहता है। जैसे आपका कोई वाल रहती है, ठीक है, आपकी ये वाल होती है, तो वाल के अंदर आपने देखा होगा जो ये आपके जॉइंट रहते हैं, ब्रिक वाल जो जॉइंट होते हैं, ये जॉइंट प्रॉपर्ली से एक दूसरे से कटे होने चाहिए। अगर 9 इंची वाल है, 4 इंची के वाल है, तो प्रॉपर्ली से जॉइंट कटे होने चाहिए। एक तो ये रहना था। अब काफ़ी लोग मैंने देखा है कि जो वाल है, जब आपने ओल्ड एंड न्यू वाल कनेक्शन करते हो, जैसे कि आज आपने वाल बनाई और नेक्स्ट डे आप वाल बनाएंगे, ब्रिक वाल करेंगे, मेजरिंग करेंगे, तो उसमें ये रहता है कि जैसे कि वाल आपने यहाँ पे कनेक्शन ख़त्म करा यहाँ पे, तो नेक्स्ट डे जैसे कि आपने ये वाल बनाई तो ये रहता है, तो यहाँ पे ये जॉइंट कटे रहते हैं इधर से ऐसे। तो उसके बाद ये क्या निकलता है, ये ऐसे टिथ निकल जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे टिथ निकल जाते हैं। ये टिथ प्रॉपर्ली से एक दूसरे से में कनेक्शन ना होना, जैसे कि आपने ये वाल आज यहाँ पे बनाया, नेक्स्ट डे आप बनाएंगे तो प्रॉपर्ली से मोटर फिल हो जाता है। वो जॉइंट खाली ओनली जस्ट क्या होता है, ईट आपको यहाँ पे कनेक्शन जॉइंट हो जाता है। ये रीज़न भी रहता है एक मेन रीज़न। ठीक है, इसमें प्रॉपर्ली से यहाँ पे मोटर लगा होना चाहिए, प्रॉपर्ली से जो मोटर है यहाँ पर भी आना चाहिए। अगर आज वाल करते हो, ब्रिक वाल मेजर करते हो, तो ये जॉइंट जो मोटर रहता है इसको प्रॉपर्ली से निकाल दे। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान देखना चाहिए, ये आपको ध्यान देने की बात कर रहा हूँ मैं कि ब्रिक वाल के अंदर ये ऐसा ना होना चाहिए। और दूसरा हमारा वाल टू वाल, जैसे कि आपको ये वाल है, एक तो प्रॉपर्ली से सेंटर टू सेंटर कटा होना चाहिए। दूसरा आपका जो वाल रहती है, ये आपकी ब्रिक वाल है, ठीक है, ये आपकी ब्रिक वाल रहती है, तो ये जॉइंट रहता है, तो जॉइंट प्रॉपर्ली से फंसा होना चाहिए। अगर 4 इंची की वाल है, 4 इंची या 9 इंची से 4 इंची वाल है, तो उसमें रेनफोर्समेंट मतलब आपका जो सरिया रहता है, जैसे आपकी 10 फीट या फिर 12 फीट की जो लंबाई दीवार है, 4 फीट में तो चल जाता है, बट लेकिन 4 फीट 6 फीट जैसे 7 फीट बढ़ जाती है लंबाई दीवार की, या फिर हाइट बढ़ती है, तो उसमें जो रेनफोर्समेंट है कम से कम 8 mm का सरिया, या फिर कम से कम 6 mm का सरिया होना चाहिए। तो 6 mm का सरिया आपको वाल के अंदर यूज करना चाहिए। ठीक है, 6 mm का सरिया आप यूज करेंगे। जैसे आपकी ये वाल रहती है, तो वाल में हम आपको 6 mm का 2 सरिया आप ऐसे रख देना है, उसके बाद फिर मसाला रख देना है, फिर आपको दोबारा फिर 4 mm का मसाला रखना है, 6 mm का। तो इस तरह से कम 3 लेयर में, 3rd लेयर में ऐसे आपको रेनफोर्समेंट कम से कम यूज करना चाहिए। सेकंड इज प्रॉपर्ली फिल जॉइंट। तो सबसे ज़्यादा मेन ये भी रीज़न रहता है कि आपका जो ब्रिक वाल होता है, आपकी जो ब्रिक वाल रहती है, उसके अंदर जो आपके जो जॉइंट रहते हैं, जो ये जॉइंट रहते हैं ब्रिक मेजनरी के, इसके जो जॉइंट रहते हैं, पहले से ये प्रॉपर्ली 9 इंची की वाल हो या 9 इंची की वाल हो या 4 इंची की वाल हो, उसके अंदर प्रॉपर्ली जब भी आप ब्रिक मेजरिंग करते हो, प्रॉपर्ली से जो जॉइंट है प्रॉपर्ली से बंद होना चाहिए। एक तो इसके ब्रिक टू ब्रिक जो बॉन्ड है वो प्रॉपर्ली से अच्छा बनेगा। ठीक है, और दूसरा आपका जो ये गैप बच जाते हैं, बाहर के जो गैप बच जाते हैं, उसको बाहर से आउटर से मोटर लगा, जिसका
पॉइंटिंग बोलते हो। तो इस तरह कम से कम इन मसाले से आपके जो मसाला बचता है उसी से इसको भर देना चाहिए। अगर कोर्स सैंड बना रहे तो उससे नहीं भरे जाते हैं, तो आप फाइन सैंड से इन जॉइंट को भर दें, ठीक है। तो ये भी मेन रीज़न रहता है। अगर ये आप जॉइंट नहीं भरेंगे तो इसमें क्या रहता है कि एयर वॉइड्स आने का चांस ज़्यादा रहता है, इसमें हवा भरी जाएगी, इसमें हवा रहती आ जाती है। तो फ्यूचर में प्लास्टर करते हो तो उसमें एयर प्रेशर बनता है, एयर प्रेशर गैस बन जाती है, एयर प्रेशर बनता है, तो उसकी वजह से तो ये क्या होगा, ये जगह जगह अपनी जगह को बना लेंगे, क्रैक्स आने के चांस यहाँ से ज़्यादा हो जाएंगे, क्रैक्स आने के, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है वर्टिकल एलिमेंट चिपिंग। थर्ड पॉइंट ये रहता है कि आपके जो वर्टिकल अलाइनमेंट है, जैसे कि आपका ये वाल रहती है, कोई वाल है, कोई लॉन्ग वाल है, शॉर्ट वाल है, जो भी रहता है, तो उसमें चेक कर ले कि इसके जो सॉल प्रॉपरली है या नहीं है। उसके बाद हमारे जो पॉइंट टिप्स होते हैं, जिसको आप टप्पा बोलते हो या पॉइंट बोलते हो, ये प्रॉपरली से अलाइनमेंट कर ले, मतलब एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट कर ले, थिक मेजर कर ले कि हमें इतने थिक पे लगाना है। जब भी आप सॉल्व करेंगे, एक तो मोटा आपको लगाना है, एक नीचे लगा देना है, ठीक है। जब भी आप कोई एल्यूमिनियम फटी लगाएंगे तो प्लास्टर की जो प्रॉपर्ली इसकी जो थिकनेस है वो आप चाहते हो कि 10 mm हो जाए, तो ये 10 से आपकी 20 mm, काफ़ी लोग मसाले में 20 mm तक पहुंचा देते हैं मिस्त्री लोग, 20 mm 25 mm ज़्यादा। मोस्टली जो फिनिशिंग सरफेस रहता है वहाँ पे 10 mm तक मसाले की थिकनेस आ जाती है, और जो आपका रफ सरफेस जैसे कि आपका जो पीछे का साइड का होता है तो वहाँ पे 12 से 15 mm तक का आ जाती है। तो वहाँ पे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, यहाँ मुझे इतनी थिकनेस चाहिए प्लास्टर के लिए। उसमें आपका मोटार है वो ज़्यादा नहीं लगेगा, ज़्यादा मोटा रहेगा तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा मोटा रहने से थिकनेस जो होती है वो खाली खोखली होने लगती है बीच बीच में, फ्यूचर में वजन, ठीक है। तो क्रैक्स आने के वहाँ पे ज़्यादा चांस रहते हैं, मसाला भी ज़्यादा लगता है। तो ये ऐसे इसको सोल गिरा के यहाँ पे इसको लगा ले, ऐसे चेक कर ले प्लास्टर में। तो ये सबसे बेस्ट रहता है कि अगर आपकी टाइल लगा रहे हो, जैसे कि आपकी वॉल टाइल, फ्लोर टाइल लगा रहे, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत पड़ती है वॉल टाइल लगाने में, या फिर जो बड़ी टाइल होती है, या फिर मार्बल लगाना होता है वॉल पे, तो वहाँ पे भी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसको कच्चा बोलते हैं, कच्चा करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है, और दूसरे बाद हमारा जैसे कॉलम होता है आपका, ये कॉलम है, कॉलम के बाद आपका ये बीम है, ठीक है। कॉलम बीम जो इसका सरफेस होता है, कॉलम बीम स्लैब जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है उसको रफ कर ले, मतलब इसको चिपिंग कर ले। तो ये चिपिंग, जैसे कॉलम होता है तो कॉलम को जैसे कि आपने आज कास्टिंग का नेक्स्ट डे आपको ओपन करना है, तो वहाँ पे डीसेटरिंग करनी है, तो उसको नेक्स्ट डे में ही इसको चिपिंग कर लेना चाहिए। इससे बेनिफिट ये रहता है कि जो उसमें प्लास्टर करेंगे प्लस जो ब्रिक मेजनरी करेंगे, यहाँ पे जो ब्रिक मेजनरी हो जाती है तो इसका जो जॉइंट रहता है प्रॉपर्ली से बन जाता है। प्रॉपर्ली से जो रफ सरफेस होता है आपका कॉलम का, ब्रिक मेजनरी वहाँ पे करते हो तो प्रॉपर्ली से जो जॉइंट रहता है प्रॉपर्ली से उसमें पकड़ बन जाती है। उसके बाद जो ब्रिक मेजनरी देती है वो तो आपकी रफ होती है, प्लस आपका जो कॉलम हो जाता है वो भी आपका रफ हो जाता है, और इससे जो प्लास्टर है प्रॉपर्ली से बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। और ऐसे में बताता हूँ आपको पीवीसी पाइप, अगर आपके पीवीसी पाइप जहाँ पे मैंने देखा होता है कि जो वाल आपने कंस्ट्रक्शन करी है तो वहाँ पे 4 इंची के पाइप लगा रहे हो, या फिर बिजली के 1 या तो 2 इंची के मोस्टली पाइप लगा रहे हो, तो वहाँ पे भी क्रैक्स आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वहाँ पे भी क्या करना, आपको चिकन मैश लगा देना चाहिए। ये आपका चिकन मैश रहता है, तो यहाँ पे भी आपका चिकन मैश रहता है, आपकी जाली रहती है, फाइबर की रहती है या फिर स्टील की रहती है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपका ये आरसीसी कॉलम होता है, आपका आरसीसी कॉलम होता है, आपका ब्रिक वाल होती है, तो यहाँ पे भी या तो आपको ग्रूव बना देना चाहिए प्लास्टर के अंदर इस तरह से यू शेप में, ठीक है। ऐसे यू शेप में आपको ग्रूव बना देना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे जो मुर्गा जाली है, कोई ग्रूव नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मुर्गा जाली लगा देनी चाहिए, फ्यूचर में वो क्रैक्स नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको मुर्गा जाली यहाँ पे लगा देना चाहिए। तो उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट हमारा क्यूरिंग। तो क्यूरिंग भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आपकी जो क्यूरिंग है, जो वाल है, वाल के ऊपर प्रॉपर्ली से इतना क्यूरिंग होना चाहिए ताकि जो आपकी जो वाल है प्रॉपर्ली से एब्जॉर्ब कर ले, पानी उसमें से निकलता रहे, ठीक है। तो एक दिन पहले आपको क्यूरिंग होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट डे भी आप जैसे कि आपने फर्स्ट 1 डे क्यूरिंग करी तो नेक्स्ट डे भी आप क्यूरिंग करेंगे, तो प्लास्टर से पहले भी एक क्यूरिंग जरूर होता है ताकि प्रॉपर्ली से जो उसकी नमी है बनी रहे। अगर आप क्यूरिंग नहीं करेंगे, कम क्यूरिंग करेंगे, जो भी मोटर रहता है, आपका मसाला रहता है, उसका जो नमी होती है, मोटर का जो पानी होता है, वो सारी जो ब्रिक मेजनरी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है और मोटर आपका खुश्क हो जाता है और मोटर वहाँ पे ड्राई हो जाता है आपका, तो वहाँ पे भी क्रैक्स आने के चांस रहते हैं। और वो जो प्लास्टर होता है वो अपनी जगह छोड़ देता है और फ्यूचर में वो प्लास्टर भी गिरने लगता है या फिर वो गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा छठा पॉइंट है
सीमेंट सैलरी। और क्योरिंग करने के बाद जैसे आपने नेक्स्ट डे काम करना है तो क्योरिंग करेंगे तो जो सीमेंट सैलरी है इतनी ही आपको अप्लाई करनी है जहाँ पे जितने एरिया पे आपको प्लास्टर कर सके। तो काफ़ी मैंने देखा है कि क्योरिंग सीमेंट सैलरी जो होता है, सीमेंट का जो घोला होता है, इतना वाल पे इतना डाल देते हैं कि जैसे कि आपको वाल है 10 बाई 10 फीट की, क्यूरिंग आपने इस फेस पे आपने अप्लाई करी तो ठीक है, तो प्लास्टर इतने पे ही करना है, तो इतने पे ही आपको क्यूरिंग डाल लेना चाहिए, ये नहीं कि आपने पूरे पे डाला। तो ये क्या रहता है कि जो क्यूरिंग रहती है, सीमेंट सैलरी जो रहता है वो मोटार टू ब्रिक मेजरनी का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ बनाता है, ठीक है, उसको लिए पकड़ बन जाती है उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। वो डायरेक्ट आप मोटा बिछाओगे तो उसका जो सीमेंट का जो क्यूरिंग है, जो सीमेंट सैलरी होती है वो टोटल ब्रिक मेजरिंग एब्जॉर्ब कर लेता है। या फिर जो अगर आप पूरे पे क्यूरिंग से जो सैलरी है वो डाल देते हो तो आपको मोटा इतना करना तो ये पूरे सूख जाता है, ठीक है, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं रहता है। उसके बाद हमारा 7वां पॉइंट है कि रेशियो ऑफ मोर्टार यूनिफॉर्म। जैसे कि आपको मोर्टार लेना है, मिक्स करना है आपको, ठीक है, 1:6 का रेशियो, 1:6। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इसमें फाइन सैंड तो रहता है फिनिशिंग के लिए, तो कोशिश करना चाहिए कि फाइन सैंड के अंदर आपको जो कोर्शन रहता है उसको भी आपको मिक्स करने चाहिए। तो मिक्स करने की विधि में बताता हूँ आपको, सीमेंट, सैंड और कोर सैंड जो आपका बदरपुर जिसको बोलते हो, ये तीनों चीज़ मिक्स होनी चाहिए। कम से कम अगर 1:6 का रेशियो है तो उसमें 1, 2, 4 का रेशियो लेना चाहिए। 1 सीमेंट हो जाता है, 2 कोर सैंड हो जाता है और 4 आपका फाइन सैंड जो आपका रेता होता है जिसका बालू बोलते हो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें कम से कम मिक्स होना चाहिए। मिक्स करने पहले सबसे पहले तीनों को मिक्स कर लेना है, उसके बाद इनको शीव कर लेंगे, मतलब इनको छान लेंगे तो सबसे बेस्ट रहता है, आसानी से छन जाता है, ठीक है, और मिक्स भी जल्दी हो जाता है। ऐसे हमारा 1:4 का रेशियो रहता है आपका सीलिंग के लिए, जो आपका सीलिंग प्लास्टर होता है, छत रहता है जहाँ पे आरसीसी होता है, तो आरसीसी में आपका 1:4 का रेशियो आप उसमें ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमारा 8वां पॉइंट है आपका, दूसरा ये भी बात रहता है कि यूनिफॉर्म मिक्सिंग होना चाहिए, मतलब कि जो मोटा रहता है आपका जो मसाला रहता है प्रॉपर ऐसा मिक्स होना चाहिए, कहीं पे आपका सीमेंट या फिर सैंड अलग अलग ना दिखाई दे। 8वां पॉइंट है क्वालिटी ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, जैसे सीमेंट है, सीमेंट में ये भी आपको चेक करना चाहिए कि इसका जो क्वालिटी अच्छी है या फिर नहीं है, या फिर सीमेंट आपका एक्सपायर तो नहीं हो गया है, या फिर ओपीसी या फिर हाई ग्रेड तो नहीं है, ठीक है। अगर सीमेंट का जो ज़्यादा मतलब इनिशियल सेटिंग तो टाइम रहता है कम रहता है, जैसे ओपीसी है, ओपीसी सीनियर सेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होती है, मतलब बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू ओपीसी के। ओपीसी अच्छा रहता है, अगर प्लास्टर करेंगे तो ओपीसी अच्छा रहता है, पर लेकिन आप ओपीसी करेंगे तो वहाँ पे क्यूरिंग की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और मतलब जल्दी ही क्यूरिंग की उसमें ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू ओपीसी। ओपीसी में आप नेक्स्ट डे करेंगे तो क्यूरिंग आप मॉर्निंग एंड इवनिंग में कर सकते हो ज़्यादा उसकी, क्योंकि जो सेटिंग टाइम होती है धीरे धीरे होती है उसमें, ठीक है। सीमेंट की क्वालिटी हो गया। उसके बाद हमारा सैंड और कोर सैंड की क्वालिटी। सैंड में आपको देखना है कि कोई मिट्टी विट्टी तो नहीं है। काफ़ी मैंने देखा है कि जो सैंड है और रेता होता है वो बिना छानी ऐसे लगा देते हैं। सैंड में हमेशा जो मिट्टी होती है, मिट्टी कण होते हैं वो जरूर आते हैं। ऐसे हमारा कोर सैंड, तो कोर सैंड में आपको देखना है कि इसमें ज़्यादा कंक्रीट तो नहीं है, या फिर उसके अंदर ज़्यादा मिट्टी तो नहीं है, उसके अंदर कोई मिट्टी के जो कण है वो ज़्यादा मिक्सिंग तो नहीं है। तो उसको तीनों को सबसे पहले इसको चेक कर लेना चाहिए आपको, जो मटेरियल होता है। उसके बाद हमारा 9 पॉइंट है आपका क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड वाटर सीमेंट रेशियो। जब आपका सीमेंट मोटार होता है उसके अंदर जो पानी आप मिक्सिंग करते हो, इतना मिक्सिंग भी नहीं कर देना, काफ़ी गीला कर देते हो, काफ़ी गीला। काफ़ी लोग क्या होते हैं कि आपके जो ब्रिक वाले सोचते हैं कि थोड़ा सूखी है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा गीला मोटार कर देता हूँ मैं, तो ज़्यादा गीला करेंगे आप तो वहाँ पे उसके अंदर क्या जो प्लास्टर की यूनिफॉर्म है प्रॉपर नहीं आ पाएगी। उसमें जो आपका गुरमाला होता है, फ्लोटिंग है, जो आपका वुडन फ्लोटिंग, स्टील फ्लोटिंग प्लस आपका एज फ्लोटिंग, तो प्रॉपरली से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। आपका क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ये ठेकेदार के अंडर में देखा गया है कि जो सीमेंट प्लास्टर आप करते हैं वहाँ पे, तो सबसे पहले एक मोटार एक बार बना लेते हैं, पूरे दिन भर का एक बार ही बना देते हैं। आपका जो मोटार इतना होना चाहिए कि वो कम से कम 1 घंटे के अंदर अंदर वो यूज हो जाए। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मोटा बना लेते हैं, वो धीरे धीरे पानी उसमें मिला के देते रहते हैं, क्योंकि सीमेंट खुल जाता है, तो सीमेंट खुलने से वो मिक्सिंग हो जाता है, तो एयर बन जाता है उसमें। एयर की वजह से भी उसमें एयर वॉइड्स आ जाते हैं, मतलब उसमें एयर मतलब डली बन जाती है। जब हवा कांटेक्ट में आता है तो उसकी जो गैस होती है, जो उसकी क्वालिटी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है एज कम्पेयर टू जो बंद हो रहता है, ठीक है। तो कम से कम 1 घंटे से पहले सीमेंट को यूज़ कर लेना चाहिए। 10वां पॉइंट है हमारा क्यूरिंग नेक्स्ट डे। सबसे बेस्ट नेक्स्ट डे कह रहा रहता है, अगर ओपीसी यूज करें तो कम से कम 10 डे की रिक्वायरमेंट रहती है क्यूरिंग की। ओपीसी आप यूज करें तो कम से कम 7 दिन तो क्यूरिंग उसमें करें प्लास्टर के अंदर में,
ठीक है। अगर आपका आरसीसी है, आरसीसी में तो वहीं पे ये बढ़ जाता है 20 दिन और ये बढ़ जाता है आपका 10 to 14 डेज, ठीक है। ये आपको 10 to 14 डेज तक ये आपकी क्यूरिंग बढ़ जाता है आरसीसी के अंदर। तो क्यूरिंग बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप क्यूरिंग नहीं करेंगे तो मोटर जो है वो उसकी जो प्रॉपर जो स्ट्रेंथ है वो नहीं हो पाएगी। क्यूरिंग ज़रूरी है, कम से कम 7 दिन तक 8 दिन तक क्यूरिंग करते रहे तो प्रॉपर स्ट्रेंथ उसकी बनाने के लिए। जहाँ पे सीमेंट का यूज होता है तो वहाँ पे क्यूरिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यही था बेसिक्स टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।